हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के वेरी शॉर्ट यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हमने तीन पार्ट में हमने देख ली एमसीक्यू यानी वैकल्पिक प्रश्न के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उस जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप पूरी वीडियोस को एक बार वॉच कर लीजिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है। कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट में आपके जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपकी सारी कंप्लीट हो जाए। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वो बच्चे भी उदास ना हो, क्योंकि कंटिन्यू कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि सर आप हिंदी मीडियम वालों को तो दे रहे हैं बट इंग्लिश मीडियम वालों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उनको मैं ये कहूंगा यही सेम क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो वहां से आप पीडीएफ से सारे क्वेश्चंस आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस को समझना है तो आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है संयोजन अभिक्रिया। इसे कहते हैं उदाहरण भी देना है, और कोशिश करेंगे कि बच्चों जितने क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, अब ये ऐसे नहीं कि जितने क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे सभी तैयार करने हैं। इनमें भी आपको सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले डिस्क्रिप्शन में चले जाएं प्लीज, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, उस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन होंगे आप उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और इसके अलावा यही क्वेश्चन तोड़ मोड़ के कई बार पूछा जा चुका है। तो संयोजन मतलब क्या होता है? संयोजन का शब्द यहाँ पे सिंपल सिंपल आप समझ सकते हैं, संयोग करना। ठीक है, संयोजन मतलब क्या? संयोग करना। संयोग मतलब आप ये भी समझ सकते हैं जुड़ना। ठीक है, सीधा सीधा अर्थ कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, जुड़कर क्या बनाते हैं, जुड़कर आप संयोजित को क्या बोल सकते हैं, जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? यानी दो पदार्थ क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे और एक क्या बना देंगे, एक पदार्थ बना देंगे। इसे आप क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे आपको Mg मिला है प्लस O, ये आपके दो क्या हो गए, पदार्थ हो गए। जब ये इन दोनों को आपस में जोड़ा गया तो ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, रिएक्शन आप यहाँ से याद कर लीजिए। रिएक्शन को देखो याद करने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, बस आपको यहाँ से ये देख लेनी है और इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है संयोजन अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। डबल बॉन्ड में CH2 है, एथिलीन है, प्लस हाइड्रोजन। जब आप इसकी अभिक्रिया करते हैं और निकल यहाँ पे उत्प्रेरक है, 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर है और आपका ये क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसको भी आप देख लीजिए। फिर आ जाता है वियोजन। संयोजन पड़ा जब दो मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं। वियोजन आपका है जब एक क्या करता है, दो में टूट जाता है। मान लो आपके पास कोई ये है, ठीक है, तो ये आपका कोई पदार्थ है। जब आप इसको क्या करेंगे, वियोजन अभिक्रिया में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, दो पदार्थों में टूट जाएगा। यहाँ पे ये आपका एक पदार्थ है और ये किस में टूट गया, दो पदार्थों में टूट गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अवियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पन्न करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है वियोजन अभिक्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे ही आपने ऊपर उसका देखा था संयोजन का, वैसे ही आपने वियोजन का यहाँ पे याद कर लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, ऊपर आपका डेल्टा है, हीट के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आपका बन जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और CO2 आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है, इसको याद करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, संयोजन हो गया, उसके बाद वियोजन और विस्थापन। विस्थापन देखो चार प्रकार की अभिक्रिया आपने याद रखनी है। एक हो गया संयोजन, दूसरा हो गया वियोजन, फिर तीसरा विस्थापन, और फिर आ जाता है द्विविस्थापन। तो इनको आपने चारों अभिक्रियाओं को याद कर लेना है। ये आपके एक एक नंबर में भी आ सकती हैं, या फिर दो दो नंबर में भी, या फिर बोलेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, और विभिन्न अभिक्रियाओं के परिभाषित कीजिए या विभिन्न अभिक्रियाओं को समझाइए। तो चारों प्रकार की अभिक्रिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। विस्थापन में सिंपली क्या होता है कि क्या होता है, एक पदार्थ एक अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ करके दूसरे पदार्थ के साथ जाकर के दोस्ती कर लेता है, यही आपका क्या है, विस्थापन। यहीं अगर मैं द्विविस्थापन की बात करूं तो यहाँ पे दो दोस्त, मतलब चार दोस्त हैं, तो चार में से दो दोस्त क्या कर लेंगे, अपनी दोस्ती एक दूसरे से चेंज कर लेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लो आपका एक ये दोस्त है, इसके साथ ये दो हो गया, ठीक है, प्लस एक ये अलग है। नेक्स्ट इसका नाम दे देते हम 1 2 3। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, यानी विस्थापन अभिक्रिया के दौरान जब आप इसको देखेंगे तो ये जो पहला वाला दोस्त है वो अकेला बचेगा, और यहाँ पे दूसरा और तीसरा दोस्त दोनों जाकर के क्या हो जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे। पहले वाले को अकेला छोड़ा, ये चला गया इसके साथ, यानी इसके साथ इसने अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट की है।
तो यही आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे इसमें कहा है लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखो Fe हो गया CuSO4। अब यहाँ पे देखो ये Cu को यहाँ से उसने मारा, यानी ये आया इसके साथ पंगा लिया, इसको मारपीट करके इसको यहाँ से खत्म किया और खुद अपनी जगह ले ली, और ये बन जाएगा क्या, FeSO4। ठीक है, FeSO4 बन गया और इधर अकेला कौन बचा आपके पास, Cu। यही आपको यहाँ पे देखो नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है, यानी Fe है तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे ऑलरेडी है, और जब क्या किया इसने Fe को Cu को हटाया तो ये बन गया फेरस सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर आपका अकेले बचा है। ठीक है, तो अब आपको कौन सी विस्थापन अभिक्रिया भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा है द्वितीय विस्थापन। द्वितीय विस्थापन में मान लिया हमने हमारे पास एक और ये दूसरा, ये दो दोस्त हैं, और प्लस करके आपके पास ये 3 और ये 4। ठीक है, 3 और 4 ये दो दोस्त हैं। तो अब इनमें क्या होगा, ये जगह बदल लेंगे। जब इसको हम द्विविस्थापन करेंगे तो ये दूसरा वाला चल जाएगा तीसरे के साथ और ये चौथा वाला चल जाएगा पहले के साथ, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये पहला चौथा प्लस ये बन जाएंगे दूसरा तीसरा। ठीक है, दूसरा प्लस तीसरा, तो ये इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट होती है। द्विविस्थापन में यानी इसमें क्या होता है, दो पदार्थ अपने स्थान को बदल लेते हैं। सिंपल सी भाषा में बोले, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे भी आप लिखेंगे, कोई नंबर आपके काट नहीं सकता है। यहाँ पे BaCl2 Na2SO4, देखो यहाँ पे Na2 चला गया किसके साथ, Cl2 के साथ, और Ba चला गया आपका SO4 के साथ। तो देखो ये बन जाएगा BaSO4 यहाँ पे Na2Cl2। ठीक है, यानी और अब यहाँ से इसको अगर बैलेंस करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका NaCl। क्लियर है, आई होप कि इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगला है आपका अपचयन को परिभाषित कीजिए। अपचयन और उपचयन आपने दोनों याद रखना है। यहाँ पे अपचयन फिलहाल है, अगर आगे उपचयन आएगा तो वहां पे भी समझा दूंगा, बाकी यहीं पर मैं आपको अपचयन और उपचयन दोनों क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है आपका एक अपचयोपचय। ठीक है, जिसको आप रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, वो भी यहाँ पे इसी में आपको समझा दूंगा। तो वह अभिक्रिया, देखो अपचयन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है और ऑक्सीजन पृथक करता है। संयोग मतलब होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, जुड़ता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, छोड़ता है यानी पृथक करता है, अलग करता है। सिंपल से याद कर लो, अपचयन क्या है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन को अलग करता है। और यही मैं उपचयन की बात करूं, ठीक है, किसकी, उपचयन की। यहाँ पे आप देख लीजिए उपचयन कैसा लिखा है, उपचयन। उपचयन में ये चीज उल्टी हो जाती है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, याद रखना है। और एग्जाम एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि उपचयन अपचयन को समझाइए। तो उपचयन में आपका बच्चों क्या हो जाएगा, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और क्या हो जाता है, हाइड्रोजन क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है बच्चों, अलग होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और एक आ जाता है अपचयोपचय अभिक्रिया को समझाइए। तो जहां पर उपचयन और अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन, जहां पर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि जो हमारी रिकॉर्डिंग या वॉइस है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है ना। कई बार ऐसा हो चुका है कि रिकॉर्डिंग ठीक से काम ही नहीं कर रही होती है। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है, और जितने क्वेश्चन बच्चों आपको कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करते जाना है। ठीक है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो आपको नुकसान बहुत देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो हमने द्विविस्थापन देख लिया, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, द्विविस्थापन देख लिया, अपचयन देख लिया, उपचयन देख लिया और अपचयोपचय, 3 अभिक्रिया समझ ली। अगला है कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो सिर्फ आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा, इसको आप याद कर लीजिए, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न देखना है, यहाँ पे आपको कहा है उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। उपचयित अपचयित इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, बट यहाँ पे आप इसको देख लीजिए एग्जाम्पल को। ठीक है, यहाँ पे पहचान करनी है आपने, अभिक्रिया दे रखी है आपको MnO2 प्लस 4HCl, और आपका जो उत्पाद बन रहा है वो बन रहा है MnCl2। ठीक है, प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ पे उपचयित कौन हो रहा है बच्चों, सॉरी उपचयित बोल रहा हूँ, अपचयित कौन हो रहा है, MnO2 अपचयित हो रहा है, और HCl आपका क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। अभी मैंने आपको अपचयन और उपचयन ऊपर समझा दिया क्या होता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो ये जो बच्चों आपका तत्व है वो आपका कॉपर है। ठीक है, जो किस रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है अगर हम उसको गर्म करेंगे। और इसका जो यौगिक है वो है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी Cu।
ओ। ठीक है, आई होप कि इसको आपने याद कर लिया होगा अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर अगला प्रश्न है, सफेदी करने पर किस पदार्थ के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है? सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बोला हूँ। सफेदी करने में बुझे चूने का प्रयोग किया जाता है। आपने दीपावली वगैरह पर देखा होगा कि आप बाजार से चूना खरीद के लाते हैं, जिसको हम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। फिर आप उसमें पानी मिला देते हैं यानी वाटर H2O मिक्स कर देते हैं, तो तब आपकी जो अभिक्रिया बनती है, देखो सिंपल से अभिक्रिया है। बाजार से आपने सूखा चूना खरीदा, इसमें आपने मिला दिया क्या, पानी, H2O मिक्स कर दिया, तो ये आपका बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको आप क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ये जो आपका है, ये आपका अनबुझा चूना है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, अनबुझा चूना। उसमें आपने पानी मिलाया तो ये क्या हो गया, बुझ गया। ठीक है, यानी बुझा हुआ चूना बन जाएगा। और इसका अगर आप रासायनिक नाम देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो सिंपल से सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम सॉरी रासायनिक सूत्र तो हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेंट करने का सबसे बड़ा कारण वो है कि जब हम किसी भी लोहे की वस्तु को किसमें, ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में रखते हैं, या ऑक्सीजन या नमी की जगह पर रखते हैं, तो उसमें क्या चढ़ने लग जाती है, एक परत चढ़ने लग जाती है। ठीक है, हम उस परत को क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। और इसे हम जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, जंग क्या है? तो सिंपल सा आपने याद रखना है कि जंग क्या है, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 तथा आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्राइस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट आपका, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है? आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे सभी ने। क्या होता है चिप्स के पैकेट में, आप देखेंगे कि आपने 20 रुपए का पैकेट लिया तो उसमें से आधे से भी आधा आपकी क्या निकलते हैं, चिप्स निकलते हैं। ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पूरी जो भरी रहती है वो नाइट्रोजन गैस भर रहती है। नाइट्रोजन गैस भरने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है बच्चों, की जो हमारा उसके अंदर पदार्थ या कोई भी खाने की वस्तु रखी हुई है, उसको हम लंबे समय तक क्या कर सके, बचा कर रख सकें, लंबे समय तक चला सकें। अगर ये नाइट्रोजन गैस नहीं डाली जाती है तो आपकी जो वस्तु पैक की गई है वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन या 3 दिन चलती है, या 1 हफ्ता चल जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो नाइट्रोजन गैस इसलिए डाली जाती है क्योंकि हम किसी भी खाद्य पदार्थ या वसायुक्त जो भी आपका पदार्थ है, उसको हम लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, सुरक्षित रख सकें। ठीक है, और उसका जो स्वाद और गंध है उसमें परिवर्तन ना आए, यानी जो हम खाते हैं तो हमको टेस्टी लगता है, तो वो स्वाद ना बदले, और क्या हो, इसमें इसमें से मतलब गंध वगैरह ना आए। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण आपने देख लिया कि इसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख पाए। तो इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों, कितने साल आपके एग्जाम में पूछा गया, 2009, 14, 22, और इस बार भी पूरे पूरे चांस बनेंगे। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपने छोड़ना है। अगला जो है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, तो इसको हम देख लेते हैं क्यों विद्युत का चालन कर रहा है। तो आंसर है आपका, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+, सिंपल आपने इसमें याद रखना है कि जो अम्ल का जलीय विलयन है वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल आप पूरा क्वेश्चन देखिए, यहीं से आपका आंसर बनेगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि ये क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। बस इतना, और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण, जहां पर अम्ल तथा क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया जो लवण तथा जल बनाती है। मेन आपने याद रखना है कि अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया हो रही है, और उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, क्षार प्लस अम्ल आपका क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनाएगा। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हमने रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिल गया, साधारण नमक, और यहाँ से आपका वाटर यानी H2O मिल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका, गंधीय सूचक क्या है? गंधीय सूचक क्या है, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। यानी अम्ल में अगर हम देखेंगे, कोई पदार्थ लिया हमने, उसकी जब अम्लीयता टेस्ट करेंगे तो उसकी गंध अलग होगी, और वहीं अगर हम उसकी क्षारीय माध्यम में टेस्ट करेंगे तो उसकी गंध गंध अलग होगी। तो सिंपल सा है कि वे पदार्थ जिनकी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या होती है, गंध भिन्न भिन्न होती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। बस, और बाकी इसकी इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पीएच स्केल को समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप सुन लो कि पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिसकी सहायता से हम अम्ल, क्षार और उदासीनता को चेक कर सकते हैं, यानी जांच कर सकते हैं। यदि पीएच स्केल में पीएच मान 7 से कम है
तो जो पदार्थ होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अगर एग्जैक्ट 7 है या उसके बिल्कुल आसपास है तो वो उदासीन होगा, जो भी पदार्थ होगा। और अगर 7 से ज्यादा और 14 से कम है, ठीक है, यानी 0 से बड़ा और 7 से कम अम्लीय, 7 के बराबर उदासीन, और 7 से बड़ा और 14 से कम या उसके बराबर क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दो विलयन ए तथा बी के पीएच मान क्रमशः 5 तथा 8 हैं। अब 5 और 8 अभी मैंने आपको अम्ल क्षार बता दिया और उदासीन बता दिया। 7 से नीचे अम्ल, 7 से ऊपर क्षार और बिल्कुल एग्जैक्ट 7 पर आपका उदासीन। तो बोला है कौन सा विलयन क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देखो, एक का 5 है, एक का 8, तो बताओ 7 से ज्यादा वाला अम्लीय क्षारीय होगा या 7 से कम वाला। तो सिंपल सा आप कहेंगे कि जिसका 8 है वो क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी विलयन बी क्या होगा, क्षारीय होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें बोला है वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या कहलाती है। तो सिंपल सा है कि जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त की जाने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रति अम्ल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है आपको आपने कि अपच के उपचार के लिए हम जो भी औषधियां देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका एक उपयोग भी बताइए। रासायनिक समीकरण आप देख सकते हैं, बुझा हुआ चूने में हमने क्या डाल दी, क्लोरीन डाल दी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा, पानी आपका बाहर निकलेगा। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 एरो CaO Cl2, क्लियर हो गया। बाकी इसका एक उपयोग, तो पीने के पानी को हम रोगाणु रहित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, CaO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। अगला जो प्रश्न है बच्चों, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले तो सूत्र याद कर लो, ठीक है, और अगर हम उसकी पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे जिप्सम बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालने पर जिप्सम बन जाएगा। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ, 1/2, हाफ का मतलब क्या, 1/2 H2O, यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें हम पानी डाल रहे हैं 1/2, ठीक है, प्लस एक सही 1/2, या फिर सीधे सीधा आप बोल सकते हैं 1.5, ठीक है, H2O, पानी मिलाया, प्लस आपका क्या बन जाएगा, CaSO4 डॉट 2H2O, आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, क्या कहते हैं बच्चों इसको, जिप्सम। ठीक है, याद रखना आपने जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2H2O। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न आपने देखना है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम याद कर लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो सिंपल, हम जब हम जिप्सम को गर्म करेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जिप्सम बन रहा है कैसे, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिला दे रहे हैं, पानी मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा, जब हम जो जिप्सम होगा उसमें पानी ज्यादा होगा, तो जब हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो पानी जो होगा वाष्प बन के उड़ जाएगा, वापस हमें क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए कि CaSO4 डॉट 2H2O, इसको हमने जब गर्म किया 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका क्या बन के आ जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है बच्चों, CaSO4 डॉट 1/2 H2O। अगला प्रश्न है, चूने का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। तो चूने का रासायनिक नाम थोड़ी देर पहले बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड, और अणुसूत्र क्या हो जाएगा इसका, CaO। तो इतने क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब इससे पहले आगे जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है कितने मिनट की हो चुकी है। तो लगभग 18 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक पेज और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज के जो फर्स्ट पार्ट है उसको यहीं पर रोकेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन आपके बचे रह गए हैं। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न आपने देखना है बच्चों, उसको मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन पर। वो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र। तो इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला इसका हो जाएगा NaHCO3। एक बार और रिपीट करूंगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अगले प्रश्न पर चलते हैं, धावन सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र। बेकिंग सोडा का देख लिया, सूत्र देख लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है धावन सोडा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेगा से आप ये लगा सकते हैं, डेगा मतलब होता है 10। तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए Na2CO3.10H2O। ठीक है, कई बार बच्चों कंफ्यूजन हो जाती है किसको, बेकिंग सोडा और धावन सोडा के बीच में। तो कंफ्यूजन के लिए आप ये याद रख सकते हैं, डेका हाइड्रेट किस में होता है, धावन सोडे में होता है। तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या हो गया, Na2CO3.10H2O। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो सिंपल सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के दो उपयोग। तो एक आपने पहले देख लिया, पानी को रोगाणु रहित करने के लिए। दूसरा है आपका विरंजक के रूप में या फिर अनेक रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। अगला जो प्रश्न देखना है बच्चों, वह है उस पदार्थ का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों की को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। तो सिंपल सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण नाम हो गया इसका। रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका सूत्र देखें तो CaSO4 डॉट 1/2 H2 यानी 1/2 H2 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही और फर्स्ट पार्ट आज आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट देखेंगे और जितने क्वेश्चन रह गए हैं कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 पार्ट में आपके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से आपके अति लघु यानी MCQ वो भी आपके देखने को मिलेंगे और लॉन्ग जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो कोशिश करिएगा कि जितने क्वेश्चन आज हमने देखे सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि जब मैं इसका रिवीजन टेस्ट लूँ आप वहाँ पर बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएँ। तो मिलेंगे बच्चों पार्ट नंबर सेकंड में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा और थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। और बेस्ट विशेस आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे नंबर लेकर के आइए। अगेन थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।